हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है राजा मांझी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है डिमांड और लॉज ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या नाम है इस टॉपिक का? डिमांड एंड लॉज ऑफ डिमांड, यानी कि मांग और मांग के नियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक का अगर आप वेटेज की बात करो तो ये टॉपिक लगभग आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर का मिलता है, लेकिन ये दो चैप्टर्स में कंबाइंड है, एक चैप्टर 4 और एक चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है? डिमांड एंड लॉज ऑफ डिमांड के बारे में बात किया गया है, विच मीन्स इट इज़ एन इंट्रोडक्शन चैप्टर, राइट। ये इंट्रोडक्शन के बारे में है। और इसका जो चैप्टर 5 है वो आपको मिलेगा, आपका जो चैप्टर 5 है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आप लॉज ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि कंप्लीट अगर कॉम्बिनेशन की बात करो तो ये चैप्टर लगभग आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे 10 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे अगर हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो हमारे 10 मार्क्स बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, हमारे चैप्टर का जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर जो है वो मांग और मांग के नियम के साथ स्टार्ट होता है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में मांग क्या है। ठीक है, तो मांग जानने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में और जानना पड़ेगा, वो ये है कि भाई मांग तो काम करती है, बिल्कुल सही है, डिमांड काम करता है, लेकिन डिमांड एक्चुअली में ड्राइव कैसे होती है, पैदा कैसे होती है। ठीक है, तो डिमांड को पैदा होने के लिए हमारी किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमारी एक इच्छा की। अगर हम अपने नॉर्मल टर्म में बात करें तो हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं क्या हैं हमारे लिए, वही हम लोग नॉर्मली उसको डिमांड का नाम दे देते हैं। हम अपनी डिज़ायर्स को ही किसका नाम दे देते हैं? डिमांड का नाम देते हैं। ठीक है, किसका? इच्छा का नाम हम किसको दे देते हैं? अपनी मांग को कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म में तो हमारी इच्छा, आवश्यकता और मांग, ये तीनों ही शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, सपोज करिए कि एक पर्सन है जिसको कोई भी सामान खरीदने की आवश्यकता है, कोई भी सामान खरीदने की इच्छा है। जैसे आप बात करिए, आजकल के यूथ को बेसिकली आईफोन की बड़ी इच्छा रहती है कि मुझे एक आईफोन की क्या है, विश है, ये मेरी विश है, डिज़ायर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरी विश है। लेकिन क्या सबको आईफोन की ज़रूरत होती है? नहीं ना। तो वही बात कर रहा है कि ये बात करता है किसके ऊपर? ये तीन कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है। एक इंसान की विश, ठीक है, किसकी? एक पर्सन की विश की बात करेगा, एक पर्सन की किसकी बात करेगा? नीड की बात करेगा, यानी कि आवश्यकता की बात करेगा। और एक बात करेगा इंसान की किसकी? डिमांड की। ठीक है, किसकी बात करेगा? डिमांड की। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये नीड, विश और डिमांड क्या है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, समझते हैं क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए, नीड का बेसिक मतलब है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है, बिल्कुल ज़रूरत है, और वो आपकी इच्छा भी है। ठीक है, तो आप उसे कहोगे कि ये मेरी इच्छा भी है और आवश्यकता भी है, मुझे ये सामान चाहिए। जैसे आजकल के बच्चों को जो स्पोर्ट्स बाइक हैं या जो बुलेट है, इस तरह की बाइक्स के बारे में लोग ज़्यादा वो पसंद करते हैं, तो वो उनकी इच्छा भी होती है। और बाइक किसी की ज़रूरत भी हो सकती है कि भाई मुझे आने जाने के लिए एक बाइक की नीड है, तो वो आपकी बाइक के लिए क्या कहलाती है? इच्छा कहलाती है। ठीक है, लेकिन इच्छा और आवश्यकता डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? जब आपके पास किसी चीज़ को खरीदने की विश भी हो। ठीक है, अगर हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो डिमांड ओवरऑल आपको ये बताता है कि जब आपको किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा भी है। क्या है डिमांड का मतलब? क्या है? जब आपको किसी चीज़ को खरीदने की विश है। क्या है? विश है, बिल्कुल सही। और आप चाहते हो कि मुझे सामान मिल जाए और उस सामान की आपको ज़रूरत भी है। ठीक है जी, क्या है? ज़रूरत भी है। और इस चीज़ को लेकर के आप क्या करते हो? उस चीज़ पर मनी फैक्टर को, किसको? मनी को, यानी कि आप अपने मनी को स्पेंड भी करना चाहते हो। व्हेन यू वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन योर विशेज और डिजायर्स, राइट। जब आप क्या करते हो? अपनी मनी को स्पेंड यानी कि खर्च करने की इच्छुक हो जाते हो कि हाँ भाई मैं खर्च करना चाहता हूँ। किसको? अपनी मनी को, अपने पैसे को। उसको आप क्या कह दोगे? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिमांड की डेफिनेशन के बारे में बात करें, चलिए डिमांड की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, अगर हम डिमांड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्चुअली में डिमांड क्या है, तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा डिमांड के बारे में। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। डिमांड क्या कहता है? किसी वस्तु की मांग। क्या है? किसी भी वस्तु की मांग जो होती है वो सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जाती है।
यानी कि अगर हम किसी वस्तु की डिमांड की बात करते हैं तो वो हमेशा उसके मनी पे, किस पर, उसके पैसों को लेकर के, उसकी प्राइस को लेकर के डिटरमाइन की जाएगी। इसके विपरीत वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है वो उस वस्तु की किसको सूचित करता है, उस वस्तु की क्वांटिटी को सूचित करता है जिसे कोई उपभोक्ता खरीदता है। तो अगर हम मांग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मांग की डेफिनेशन कैसे काम करेगी, तो मांग शब्द का अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर क्या होता है, खरीदी जाती है। विच मीन्स किसी मार्केट में कोई कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की पर्टिकुलर एक कीमत के, किसी पर्टिकुलर कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसको उस वस्तु की डिमांड कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये फिर से समझिए, अन्य बातें बने रहने पर, ठीक है, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक हो तथा योग्य हो उसे उस वस्तु की मांगी गई मात्रा कहा जाता है। अब समझिए ये कहना क्या चाहता है, इसमें 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है अन्य बातों के समान रहने पर। क्या है, अन्य बातों के समान रहने पर। अब यहाँ अन्य बातें क्या हैं इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक वस्तु या कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक हो प्लस योग्य हो। यहाँ पे योग्यता की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है। अब ये योग्यता क्या है, तो योग्यता का मतलब मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास उस चीज को खरीदने लायक पैसे भी हैं, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई सामान खरीदा नहीं जाता। तो मैं अगर किसी चीज को खरीदना चाहता हूं और मेरे पास उस वस्तु को खरीदने लायक पैसे भी हैं तो मैं कहूंगा कि मैंने क्या किया है, उस वस्तु की डिमांड की है। बात समझ में आई। तो डिमांड क्या है, तो डिमांड को अगर हम ओवरऑल समझे, डिमांड क्या है, तो डिमांड का बेसिक मतलब क्या है कि किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने को तैयार हो और उस पर क्या हो जाए, और वो उसको खरीदने के लायक भी हो, यानी कि योग्य भी हो, तो उसे उस वस्तु की डिमांड कह दिया जाता है। बात समझ में आई। अब अगर हम डिमांड की बात करें तो भैया ये डिमांड दिखाई कैसे जाएगी, तो डिमांड को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, एक टेबल का। तो वो टेबल जिससे हम किसी वस्तु की प्राइस और क्या उसकी डिमांड के बारे में रिलेट करते हैं, यानी कि वो टेबल जिससे किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बारे में रिलेशन बताया जाए, यानी कि उसके डिमांड के बारे में रिलेशन बताया जाए, तो वो टेबल उस वस्तु की मांग तालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग तालिका कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ डेफिनेशन में नजर आ रहा होगा, क्या डेफिनेशन में नजर आ रहा होगा, देखिए, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की क्या है, तालिका होती है जिसे क्रेता एक समय विशेष पर, यानी कि कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर टाइम पर संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। बात समझ में आई कि भाई मेरे पास जो भी प्राइस है उन कीमतों पर अगर मैं किसी वस्तु की क्या कोई कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हूं, उसे मैं जिस टेबल से दिखाऊंगा उसे ही मैं क्या कह दूंगा, उस वस्तु की मांग कह दूंगा। क्या कह दूंगा, उस वस्तु की मांग तालिका कहूंगा। ठीक है जी। अब ये मांग तालिका के बारे में तो हमें समझ में आया कि ये मांग तालिका क्या है और कैसे काम कर रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, उपयुक्त विश्लेषणों से हम ये बात पता लगा सकते हैं क्या, कि किसी वस्तु की मांग, ठीक है, किसी वस्तु की जो डिमांड है वो बेसिकली 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो पहला है वस्तु की इच्छा। भाई मुझे उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी। ठीक है, शुरुआत तो यहीं से होती है। अगर मुझे किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो तो मैं उसे मांग क्यों कहूंगा, सीधी सी बात है। तो मुझे उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी। ठीक है, और इच्छा होने से काम थोड़ी चलेगा, मेरे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्टिकुलर पैसा भी होना चाहिए, यानी कि मेरे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए मेरे पास पैसा भी है, मैं खरीदना भी चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे डिमांड कह दूँ, नहीं, मैं उस पैसे को खर्च भी तो करना चाहूंगा ना। मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे एक आईफोन मिल जाए, मेरे पास पैसे भी हैं। ठीक है, तो मेरी योग्यता भी है और मैं उसे खरीदना भी चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता। तो क्या मैं उसे उस वस्तु को, क्या मैं उसे इस चीज़ को डिमांड कहूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारे पास वस्तु की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन यानी कि पैसा, और दूसरी चीज़ उस साधन को खर्च करने की तत्परता यानी कि विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए, और एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस भी होना चाहिए कि भाई अगर वस्तु खरीदनी है तो बाजार में वस्तु की इस समय पे कोई ना कोई कीमत तो होगी।
बिना कीमत के तो वस्तु बिकती नहीं, और कीमतें हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। तो मैं जिस समय उस वस्तु को खरीदना चाहता हूँ उस वस्तु का प्राइस मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई 1 महीने में, 10 दिन में, 7 दिन में वस्तु की डिमांड कितनी है, उसके बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और अगर हम बात करते हैं क्या इसी टॉपिक के अंदर फर्दर अगर बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे? हमें डिमांड समझ में आया। अब देखिए, मांग की एक बेसिक परिभाषा आप क्या दोगे? मांग से अभिप्राय किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा एवं उसके योग्यता तथा उसके ऊपर खर्च करने की क्या होनी चाहिए? तत्परता को दिखाई जाता है, ठीक है। तो उसे हम डिमांड कह देते हैं। अब समझिए कह क्या रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है डिमांड फंक्शन की। ये एक्चुअली में डिमांड फंक्शन काम करता है। क्या काम करता है? तो ये कहता है कि वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटक के बीच में क्या होना चाहिए? एक फलनात्मक संबंध होता है। अब संबंधों को ही क्या कह देते हैं हम लोग? मांग फलन कहते हैं। अब समझिए भाई, मांग की बात करें तो मांग 5 चीजों पर डिपेंड कर रही थी। किस किस पर? एक, हमारी वस्तु की इच्छा पर, भाई मेरे पास डिजायर होना चाहिए। दूसरा, वस्तु को क्रय करने के पर्याप्त साधन होने चाहिए। तीसरा, उन साधनों को खर्च करने के लिए मेरे पास तत्परता होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए और निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। तो ये कहता है क्या कि जो मांग फलन है, डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन क्या कहता है कि वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं कि भाई वस्तु की कीमत कितनी होगी, मैं खर्च करने को तैयार हूँ या नहीं, उसके अलावा और भी वेरियस फैक्टर्स होंगे, हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वस्तु की मांग और उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच के जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। अब समझिए, प्रोफेसर वॉटसन ने एक बात बताई क्या कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर, क्या किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु का मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को दिखाता है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि आज 17 तारीख को मान लेते हैं कि आज 17 तारीख को एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके उस वस्तु की उतनी मात्रा बिकने के लिए आसपास में उसके कितने फैक्टर्स काम करते हैं, उन फैक्टर्स के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो मांग फलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब डिमांड फंक्शन के बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक बात देखते हैं कि ये जो डिमांड फंक्शन है ये 2 फैक्टर्स पे काम करता है। कैसे? ये आपको दिख रहा होगा, डिमांड फंक्शन जो है ये 2 फैक्टर्स पे काम करता है। एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन, और दूसरा है बाजार मांग फलन, ठीक है। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब ये व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और बाजार मांग फलन क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बोलता है अगर व्यक्तिगत मांग फलन यानी कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, तो व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को बताता है। अब इसको थोड़ा अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एक लड़का है राम, मोहन, सोहन, रमेश, उसके द्वारा, किसके द्वारा? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको मैं राम का नाम दे दूं, ठीक है, या मैं मोहन का नाम दे दूं, या मैं सोहन का नाम दे दूं, या मैं रानी का नाम दे दूं, या मैं किसी का भी नाम दे दूं, मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा, किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाती है और वो कैसे कैसे प्रभावित होती है, ठीक है, उस वस्तु के द्वारा वो कितनी मात्रा, मतलब एक व्यक्ति राम एक बाजार में उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने को तैयार है और उस वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए उसे क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं, उनके बीच के रिलेशन को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन। यहाँ एक अकेले व्यक्ति की मांग के बारे में बात होती है। किसके बारे में? एक अकेले व्यक्ति के मांग के बारे में बात होगी। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करें तो आपको यहाँ ये फार्मूला दिख रहा होगा, dx इज इक्वल टू एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ px pry tf। अब समझते हैं कि भाई किसी वस्तु की मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहला है क्या? किसी वस्तु की कीमत। अब भाई किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करेगी। हालांकि अगर हम ध्यान से समझें तो किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच में कैसा विपरीत संबंध पाया जाता है? कैसा रिलेशन पाया जाता है? अपोजिट रिलेशन। विच मीन्स अगर कोई वस्तु बाजार में ज्यादा महंगी बिक रही है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, और अगर कोई वस्तु बाजार में सस्ती बिक रही है तो उसे खरीदा जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। बात समझ में आई दोस्तों?
चलिए, अब ये तो हो गया वस्तु की कीमत जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी, लेकिन इसके अलावा संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी तो होती हैं। क्या होती हैं? संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब ये संबंधित वस्तुएं बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होता है हमारी पूरक वस्तु और एक होती है हमारी स्थानांपन्न वस्तु। इनको हम अभी फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उपभोक्ता की मौद्रिक आय, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी एक व्यक्ति की पर्टिकुलर इनकम को दिखाता है। जैसे राम है, अब राम के पास जितनी इनकम होगी या मोहन के पास या सोहन के पास जितनी आय होगी, मान लो वो 5,000 कमाता है, तो वस्तु पर खर्च भी तो उतना ही कर पाएगा ना, अपनी इनकम के हिसाब से। एक व्यक्ति 5,000 कमाता है तो वो कम वस्तुओं की डिमांड करेगा। कोई पर्सन अगर 50,000 कमाता है तो ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेगा, बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उसकी इनकम भी होती है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता की रुचि। अब भाई देखो, मार्केट में तो बहुत हज़ारों चीज़ें बिकती हैं, लेकिन क्या सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं? क्या हम हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं। तो जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो उसको डिमांड करेगा। बात समझ में आई? तो इसी के बारे में बात करते हैं। और भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन की आशंका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल मान के चलिए कि आज कोई वस्तु 500 रुपये की बिक रही है, ठीक है। आज मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए आज कोई वस्तु है वो 500 रुपीज़ की बिक रही है, ठीक है। लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई इन फ्यूचर वो वस्तु जो है 600 रुपये की हो जाएगी। जैसे आपको पता चल गया कि भाई कुछ दिनों बाद उस वस्तु की कीमत 600 रुपये हो जाएगी, तो क्योंकि भविष्य में इन फ्यूचर उसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो हम आज उसकी डिमांड को हाई कर देंगे। मतलब लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगेंगे। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि यार ये तो भविष्य में और ज़्यादा महंगी होने वाली है, तो इसको आज जितना हो सके उतना खरीद लिया जाए, उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक इसका अपोजिट भी होगा। जैसे आज कोई वस्तु 500 रुपये की बिक रही है, ठीक है, और अगर पता चले कि 1 वीक बाद यही वस्तु 400 रुपये की हो जाएगी, तो लोग इंतज़ार कर लेंगे। कस्टमर्स क्या बोलेंगे कि भाई 10 दिन और रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो बात है, 1 हफ्ते बाद रुक जाते हैं, अगर मेरे लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे, 100 रुपये बचेंगे। तो वही बोलता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत का भी बड़ा असर होता है। किस चीज़ पर? उस वस्तु की डिमांड पर। बात समझ में आई? अब बात करते हैं किसके बारे में? मार्केट डिमांड की। अब ये मार्केट डिमांड क्या है? तो अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड। अब एक बात समझिए, क्या बाजार में सिर्फ राम ही सामान खरीदने जाता होगा? सोच के देखिए कि अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करता हूँ तो क्या एक बाजार में सिर्फ राम ही सामान खरीदने जाता होगा? क्या सिर्फ मोहन ही सामान खरीदने जाता होगा? बल्कि बाजार में तो हजारों उपभोक्ता हैं जो सामान खरीदने जाते हैं। तो ये कहता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग फलन क्या है? तो किसी वस्तु की बाजार मांग फलन का मतलब क्या है कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की कितनी मार्केट में डिमांड है और उस डिमांड को कैसे प्रभावित किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। उसी को कहते हैं हम क्या? बाजार मांग फलन। जैसे जैसे किसी वस्तु की बाजार मांग, ठीक है, क्या बात करता है? किसी वस्तु की बाजार मांग। किसकी मांग? किसी वस्तु की बाजार मांग, ठीक है जी, किसी वस्तु की बाजार मांग, ठीक है। कौन सी डिमांड भाई? किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है क्या? बाजार मांग फलन। तो अगर हम कहें बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं। देखो भाई, मार्केट की बात करें तो एक मार्केट में हजारों इंडिविजुअल्स जाकर के सामान खरीदते हैं, तो एक एक व्यक्ति से बाजार बनता है। जब वहां पे राम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश सभी लोग जाकर के अलग अलग सामान को खरीदने लगे, तभी जाकर के बाजार बनता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? बाजार मांग फलन कहते हैं। तो बाजार मांग फलन में भाई जनसंख्या का आकार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, किसका? जनसंख्या का आकार, कि भाई उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब मान लीजिए किसी एरिया में 500 लोग रहते हैं और किसी एरिया में 5,000 लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ 500 लोग रहेंगे वहाँ पे वस्तुओं की डिमांड कम होगी, चीज़ें कम खरीदी जाएंगी। किसके कंपैरिजन में? जहाँ 50,000 लोग होंगे या 5,000 लोग होंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में 5,000 लोग रहते हैं, लेकिन उन 5,000 लोगों में जो मोस्टली जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? कम अपनी इनकम को कम रखते हैं, मतलब कम आय कमाते हैं, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर चीज़ों की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, हालांकि लोग ज़्यादा हैं फिर भी। बात समझ में आई? चलिए, अब जो हमारा वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन बनता है क्या? वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का?
5 मार्क्स का। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसके हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो ये कहता है किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। तो पहला जो पॉइंट बनता है वो है वस्तु की उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी ऑफ गुड। अब ये यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं, एक बच्चे का खिलौना है, ठीक है, मान लीजिए कि एक खिलौने वाली गाड़ी है, तो खिलौने वाली गाड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी या एक्चुअल कार की डिमांड ज़्यादा होगी, सोच के देखिए किसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, आप समझोगे कि भाई बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी की डिमांड कम होगी। रीज़न क्या है बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी की डिमांड के कम होने का? क्योंकि खिलौने तो उससे तो बच्चे खेलते हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ी एक्चुअल कार होती है उन कार से लोग खेलते हैं। खेलने का मतलब क्या है, उसे यूटिलाइज करते हैं। वो कार की मदद से लोग आते हैं, जाते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो भाई किसी वस्तु की यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी ऑफ एनी गुड, ठीक है जी, किसी वस्तु की यूटिलिटी क्या करती है, उस वस्तु की डिमांड को बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। अब समझिए कैसे, कि अगर कोई वस्तु आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है तो आप उसे खरीदोगे, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए कोई टीचर है जो पढ़ाता है, उसके लिए मार्कर की यूटिलिटी ज़्यादा है तो वो मार्कर की डिमांड करेगा, वाइट बोर्ड मार्कर की डिमांड करेगा, इंक की डिमांड करेगा। किसके कंपैरिजन में, एक कॉमन घर में रहने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में, क्योंकि घर में रहने वाले पर्सन के लिए उस मार्कर का कोई फंक्शन ही नहीं है, वो क्या करेगा उस मार्कर का। लेकिन वहीं अगर कोई टीचर है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला है, तो उनके लिए मार्कर, स्टेपलर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ऑफिस का वर्क काम करते हैं वो लोग। समझ में आया? तो जिस पर्सन के लिए जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, जितना ज़्यादा वस्तु उसके लिए उपयोगी होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, उसकी डिमांड करेगा। और ठीक इसका वाइस वर्सा होता है, जब वो क्या करता है, उस वस्तु की डिमांड को घटा देता है। कब? जब उसको लगता है कि भाई ये वस्तु मेरे लिए काम की नहीं है। बात समझ में आए? तो यही बात होती है। अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है इनकम लेवल। क्या? इनकम लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे? बात समझना, आय का स्तर और वस्तु की डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? एक आदमी अगर 5,000 रुपये महीने का कमाता है, मान लो कि एक पर्सन है जो मंथली 5,000 रुपीज़ कमाता है, तो एक बात बताओ, वो चीज़ों को खरीदने कब जाएगा, क्या खरीदेगा? 5,000 रुपये में ही खरीदेगा, यानी कि कम खरीदेगा। वहीं कोई दूसरा पर्सन है जो महीने के कितने कमाता है, दोस्तों 50,000 कमाता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। वो महीने के 50,000 कमाता है, तो सीधी बात है वो खर्चे भी तो ज़्यादा करेगा। जो 5,000 कमाता है वो खर्चे अपने 5,000 के हिसाब से करेगा, और जो 50,000 कमाता है वो खर्चे अपने 50,000 के हिसाब से करेगा। विच मीन्स इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा चीज़ों पर खर्च करेगा, और इनकम जितनी कम होगी उतना ही कम चीज़ों पर खर्च करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इनकम का उसकी डिमांड के साथ कैसा होता है, इनकम का मतलब इनकम लेवल का किसी भी वस्तु की डिमांड के साथ अपोजिट नहीं, डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कैसा रिलेशन पाया जाता है? डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि ज़्यादा इनकम तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, कम इनकम तो कोई प्रोड्यूसर कम डिमांड, कोई भी कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। समझ में आया? इसका सीधा और साधारण मतलब क्या है, देखिए क्या कहता है, उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी, और इसके विपरीत आय जितनी कम होगी उसकी डिमांड भी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, लोग कितने ज़्यादा, मतलब उनका इनकम लेवल कितना है मोस्ट ऑफ द लोगों का। जैसे मानिए किसी पर्टिकुलर एरिया में 5,000 लोग रहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो भाई 5,000 लोग, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें दो तरह के लोग हैं, ठीक है। जिसमें मान लीजिए 5,000 लोग में से 3,500 लोग ऐसे हैं जिनकी जो मंथली इनकम है वो 5,000 है, ठीक है, और 1,500 लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम क्या है, वो लगभग 15,000 है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस एरिया में जो इनकम के हिसाब से काम हो रहा है, जैसे कि 5,000 कमाने वाले और 15,000 कमाने वाले दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो लोग होंगे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जिस तरह के लोग होंगे, जो इनकम लेवल होगा, वहाँ उस तरह की वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी स्लम एरिया में चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में चले जाओ, तो वहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जिनकी क्या है, इंडिविजुअल्स की इनकम बहुत कम होगी, है ना, मंथली इनकम बहुत कम होगी, तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे उतनी चीज़ों की, उनके लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी।
और अगर आप किसी बड़ी पोर्श इलाके की सोसाइटीज़ में चले जाओ तो वहाँ पे इनकम लेवल वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनकी मंथली इनकम 50, 60, 70, 80 हज़ार तक होती है, लाखों में भी होती है। तो वो लोग उसके हिसाब से अपनी जो वेल्दी चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। वो ज़रूरत की चीज़ों की तो डिमांड करेंगे ही, रोटी कपड़े की डिमांड तो करेंगे ही, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ खेलने कूदने की चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें, इन पर भी ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, वेल्थ का। ठीक है जी, ध्यान से समझ में आया आप लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समाज में धन के वितरण का भी मांग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? समाज में धन और आय का वितरण यदि असमान है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो धनी वर्ग विलासिता की वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेगा। भाई जो पैसे वाले लोग हैं वो दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये वो आलतू फालतू की चीज़ें, सजावट की चीज़ें, झूमर, कालीन, कारपेट, इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करेगा। जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान हो जाएगा, वैसे वैसे समाज में आवश्यक वस्तुएं और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स बनते हैं। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, वो क्या कहता है? एक वस्तु की कीमत। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप डिमांड की बात करें तो इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी वस्तु की प्राइस, ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस, ठीक है, और उस वस्तु की डिमांड में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। विच मीन्स यहाँ प्राइस हाई हुआ, भैया डिमांड कम हो गई, यहाँ प्राइस लो हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए, पतंजलि या पार्ले जी का कोई बिस्किट ले लीजिए। अब मान के चलिए कि पतंजलि का बिस्किट एक मार्केट में, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने रुपए का बिक रहा है भाई? 5 रुपये का बिकता है। मान के चलते हैं कि एक पतंजलि का बिस्किट किसी एरिया में 5 रुपये का बिकता है, और वही पतंजलि का बिस्किट उस एरिया में 4 रुपये का हो गया, तो बाकी सारे बिस्किट छोड़ के लोग पतंजलि के पीछे पड़ जाएंगे, तो भैया पतंजलि दे दो, क्योंकि उनको वो कम कीमत में मिल रहा है। बात समझ में आई? तो उस वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की डिमांड में कैसा रिलेशन होगा? अपोजिट रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। विच मीन्स कीमत बढ़ी, मांग घटी, कीमत घटी, मांग बढ़ी। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं? तो संबंधित वस्तुओं का मतलब क्या? संबंधित वस्तुओं से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से होता है जिसमें क्या होता है, दो वस्तुएं आपस में इस तरह संबंधित होती हैं कि एक की कीमत या एक की कीमत में परिवर्तन होने पर, मतलब एक वस्तु की कीमत में कमी या क्या कहते हैं, बढ़ोतरी होने पर दूसरी वस्तु की डिमांड में क्या हो जाती है? कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को संबंधित वस्तु कहते हैं, मतलब रिलेटेड गुड्स कहते हैं। फिर से समझिए, संबंधित वस्तुओं का मतलब ऐसी वस्तुएं, ठीक है, संबंधित वस्तुओं का मतलब क्या? ऐसी वस्तुएं जिसमें एक प्राइस, एक वस्तु की, मतलब मान लेते हैं 2 गुड्स हैं, ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं 2 गुड्स हैं, तो ए की प्राइस में चेंज होने पर, ए के प्राइस में, यानी कि डेल्टा किसके? ए वस्तु के प्राइस में चेंज होने पर बी वस्तु की जो डिमांड है ना, उसमें परिवर्तन हो जाए। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। इस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? रिलेटेड गुड्स कहा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो रिलेटेड गुड्स में 2 तरह की गुड्स होती हैं। अगर हम रिलेटेड गुड्स को भी फर्दर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो रिलेटेड गुड्स में भी 2 तरह की गुड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उसके साथ क्या होता है, अपने क्या नाम है, जिनका अपने एक क्या कहते हैं उसको, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना पॉसिबल हो पाता है। ऐसी वस्तुएं जो एक की जगह पे दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेती है, उपभोक्ताओं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की वस्तुओं को सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए कि एक लड़का है छोटा सा राम, वो पार्ले जी का बिस्किट खाता है। ठीक है, क्या करता है? पार्ले जी का बिस्किट खाता है राम, 5 रुपए में आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक लड़का है छोटा सा जिसका नाम है राम। ठीक है जी, क्या नाम है उसका? राम। वो क्या करता है? पार्ले जी का बिस्किट खाता है। कौन सा बिस्किट खाता है? पार्ले जी का बिस्किट खाता है। अब हुआ क्या, एक दिन पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए से 6 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? 6 रुपए का हो गया।
तो उसकी मम्मी ने क्या किया, राम की मम्मी ने पार्ले जी के बिस्किट की जगह पतंजलि का बिस्किट उठा लिया। उन्होंने बोला कि भाई पतंजलि का बिस्किट खाओ, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अभी भी 5 रुपये का है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वस्तु नहीं मिली तो दूसरी वस्तु से काम चला लिया जाएगा। इस तरह की वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। अब इसके कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देख लिए जाए तो जैसे इसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि चीनी और गुड़। चीनी और गुड़, अब समझिए चीनी और गुड़ का क्या हिसाब। भाई चीनी की जगह मैं गुड़ की भी तो चाय पी सकता हूँ, चीनी की जगह गुड़ की चाय पी सकते हैं। अब चाय से याद आया कि भाई चाय और कॉफ़ी, अगर मुझे चाय नहीं मिली कॉफ़ी मिल गई तो भी तो मेरा काम चल जाएगा। तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। बात समझ में आई। जैसे आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, ये कई तरह की ऐसी सब्स्टिट्यूट गुड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्या पंगा होता है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का उनके साथ क्या पंगा होता है, देखो इसको समझिए। अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक है चाय, ठीक है। क्या मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये है आपकी चाय, ठीक है। समझिए ये है आपकी, एक सेकेंड, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये है आपके लिए क्या, चाय, ठीक। चलिए हम मान के चलते हैं कि ये क्या है आपकी चाय, ठीक है। अब यहाँ चाय है और यहाँ क्या है, कॉफ़ी, ठीक है। दो तरह की वस्तुएं हैं। अब मान के चलिए कि चाय पहले 10 रुपये की मिलती थी, ठीक है। पहले 10 रुपये की चाय मिलती थी तो लोग चाय की डिमांड ज़्यादा करते थे। अब चाय की कीमत 12 रुपये हो गई, एग्जाम्पल। उतनी ही क्वांटिटी की चाय अब आपको 12 रुपये में मिलेगी। तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी की कीमत तो अभी भी उतनी ही है, तो आप क्या करोगे, चाय की जगह कॉफ़ी पे स्विच कर जाओगे। विच मीन्स चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चाय की कीमत अगर घटेगी, क्या हो जाएगा, अगर चाय की कीमत घटेगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, घट जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट। अब फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे काम करती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है और एक की कीमत घटने पर दूसरे की डिमांड घट जाती है। विच मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड का और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। कैसे, अगर मान लो चीनी की कीमतें बढ़ी तो लोग गुड़ की चाय पीने लग जाएंगे, और अगर मान लो चीनी की कीमतें घटी तो लोग फिर से चीनी की चाय पीने लग जाएंगे। विच मीन्स चीनी की कीमतों के बढ़ने या घटने से गुड़ के डिमांड और का बढ़ना और घटना लिंक होता है। इस तरह की वस्तुओं को स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब भाई देखो, जिस तरह सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल, दूसरे का जगह ले लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थोड़े से अलग होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मैंने एक वस्तु को खरीदा तो दूसरा, उसको मुझे कंप्लीट यूज करने के लिए दूसरा खरीदना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, मैंने एक मार्कर खरीदा। क्या खरीदा, एक मार्कर, ठीक है। अभी कौन सा मार्कर है, मान लो कोई भी व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीदा मैंने। तो जब मैंने मार्कर खरीदा तो मुझे इस मार्कर के साथ एक चीज़ और खरीदनी पड़ेगी, वो है इंक। क्यों, क्योंकि मैं इस मार्कर को बिना इंक के यूज कर ही नहीं सकता। कैसे करूँगा सोचो, उसके अंदर इंक डालूंगा तब ना मैं उसका यूटिलाइजेशन करूँगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मैंने कोई बाइक खरीदी। क्या खरीदी, कोई बाइक खरीदी। तो जब मैंने बाइक खरीदी तो उस बाइक में मुझे पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा दोस्त। बिना पेट्रोल डाले तो वो बाइक यूज में आएगी नहीं। तो इस तरह की वस्तु जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बिना काम ही ना चले, इस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। बिल्कुल सही। क्या कहा जाता है, इस तरह की वस्तुओं को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स काम कैसे करती है, तो इसी को समझिए। अगर मान लो इंक की कीमतें बढ़ गई तो फिर मैं मार्कर का यूज कम कर दूंगा। सीधी सी बात है। अगर इंक की कीमतें बढ़ गई तो मैं मार्कर का यूज कम कर दूंगा। और अगर मान लो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो मैं बाइक का यूज करना कम कर दूंगा। विच मीन्स इसके अंदर क्या होता है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु की डिमांड के साथ, मतलब एक वस्तु का प्राइस दूसरे वस्तु की डिमांड के साथ अपोजिट रिलेशन लेकर के चलता है। समझ में आया। चलिए, तो ये है हमारा डिमांड का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में जाना। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाद किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में एक चीज़ और होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है रुचि, फैशन और इंटरेस्ट या टेस्ट। अब कहना क्या चाहता है भाई, कस्टमर है, जैसा ट्रेंड होगा वैसे कपड़े बिकेंगे। फैशन तो यही है ना, जैसे मान लीजिए पहले कुछ और कपड़ा चलता था, पहले कोई और फैशन था, फिर कोई और फैशन आया, अब भी कोई और फैशन है। मतलब अगर आप कपड़ों की बात करो तो पहले लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, सीधे सीधे फटे हुए कपड़ों को यूज़ नहीं करते थे। आजकल रफ लुक फैशन के नाम पे लोग फटे हुए कपड़े खरीदते हैं और सिंपल साधारण कपड़ों से ज़्यादा महंगे बिकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह के अगर आपकी आदत, आपका फैशन, आपकी रुचि अगर चेंज हो रही है, बार बार बदल रही है, तो आप उस वस्तु की डिमांड पे भी क्या करोगे, चेंजेस करते रहोगे। बात समझ में आई? ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बनता है, भविष्य में कीमतों के परिवर्तन की आशा, ठीक है। अब समझिए इसको कैसे समझा जाए, तो इसको हम समझ के चलते हैं। चलो सर्दियाँ आ रही हैं, उसी के हिसाब से समझते हैं। अब जैसे मान लो आपको नवंबर का टाइम है, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो, आपको खुद समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि मान लो नवंबर या दिसंबर का टाइम है, ठीक है, आपको एक स्वेटर लेना है, तो उस समय स्वेटर की कीमत या जैकेट की कीमत मान लेते हैं 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप उस समय जैकेट खरीदना ज़्यादा पसंद करोगे या आती हुई सर्दियों में जैकेट खरीदना ज़्यादा पसंद करोगे? देखो होता क्या है, आती हुई सर्दियाँ या जाती हुई सर्दियाँ या ऐसी चीज़ें जिसमें मुझे पता हो कि आने वाले टाइम पे इस वस्तु की कीमत या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, एनी हाउ। सीजनल कपड़ों के साथ हो सकता है, सीजनल फ्रूट्स के साथ हो सकता है, ठीक है, या कोई भी आपको पहले पता चल जाए, अंदाज़ा लग जाए। जैसे प्याज के साथ होता है, ठीक है, जब प्याज का ऑफ सीज़न होता है तब प्याज की कीमतें आसमान पकड़ लेती हैं। टमाटर के साथ यही होता है, लहसुन के साथ यही होता है। समझ में आया? तो इन चीज़ों को लोग पहले स्टॉक करके रख लेते हैं, रीज़न बाद में यूज़ करेंगे। तो वही बात ये बोल रहा है कि अगर हमें पता है कि किसी वस्तु की फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है, क्या बढ़ने वाली है, किसी वस्तु की फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है, यानी कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, तो मैं उसकी डिमांड आज बढ़ा दूंगा। क्यों? ताकि मुझे बाद में ज़्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, इसका एग्जांपल की तरह समझो कि सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि भाई आज 17 तारीख है, हाँ 17 से लेकर के चलते हैं। सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि 20 तारीख से क्या हो जाएगा, रिचार्ज। आपको तो पता ही है, जियो के रिचार्ज ने पहले ही बता दिया था कि भाई इतने तारीख से जियो का रिचार्ज बढ़ जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, जिस दिन रिचार्ज बढ़ाने की बात की थी उससे 1 या 2 दिन पहले सभी लोगों ने रिचार्ज कर लिया अपने। ज़्यादातर लोगों ने एडवांस रिचार्ज कर लिए 3-3 महीने के। रीज़न, उनको पता था कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे आगे चल के महंगे पैसे देने पड़ते। तो उनको पता चल गया था कि भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो उन्होंने पहले ही उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। और अगर इसी का वाइस वर्सा हो जाए कि भाई लोगों को पता चल जाए कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, तो हम 10-15-20 दिन 25 दिन रुक जाते हैं कि भाई देखो चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, आगे फर्दर ले करके बाद में खरीद लेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो आज की टॉपिक को हम इतना ही रखते हैं अपने डिमांड वाले चैप्टर में, ठीक है। पार्ट बी बहुत जल्द लेकर के आएंगे, मतलब आज एक पार्ट ए डालते हैं, कल पार्ट बी डालेंगे, इसी तरह 2-3 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।